Hello guys, Ayashi from Eco Notebook. In this video, we are going to discuss the second part of income tax. We have already covered the first part, and in this video, we are going to discuss the heads of the income tax. We have discussed there are 5 heads of the income tax. First, in this video, we are going to discuss the income tax head first, that is salary. Heads of salary. Okay, in this we are going to discuss the definition of the salaries and what are the provisions, what are the exemption are given in the heads of salaries. Okay, so let's start the video. In this video we are going to discuss the heads of the income. I have already told you that there are the 5 heads of income. Okay, first head is a salary head, second is a house property, third is a PGP is a profit gain from business and profession, and fourth one is a capital gain, and last one is the अदर सोर्सेज मतलब जो आपके ये 4 हेड्स में नहीं है, जो इनकम इंक्लूड होगी वो क्या आ जाएगी, अदर हेड्स में इंक्लूड। जैसे आपके हो गए गैम्बलिंग हो गई, आपकी गैम्बलिंग हो गई, हॉर्स रेस से जो भी आपको पैसे मिलते हैं, हॉर्स रेस से जो भी आप विन करते हैं वो हो गया, गैम्बलिंग से जो भी आप मनी करते हैं वो आपके अदर सोर्सेज में आ गया। आप कुछ गेमिंग के प्लेटफॉर्म पे जाके भी, जैसे KBC और ये सारी चीज़ें हो गई, गेमिंग के से भी आपको जो इनकम अर्न होती है वो सारी किस में इंक्लूड होती है, अदर सोर्सेज में इंक्लूड होती है। ओके, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द हेड्स ऑफ द इनकम। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। ओके, सो इसमें आपको सैलरी हेड जो है आपका सेक्शन 15 से लेकर 17 सेक्शन आपको जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड को इनकम फ्रॉम सैलरी हेड डिफाइन किया गया है। ओके, किसी भी हेड का जो फर्स्ट सेक्शन होता है, पहला जो सेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। जैसे आपका सैलरी हेड का जो फर्स्ट सेक्शन है वो 15 सेक्शन है, इसको हम लोग चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। और किसी भी हेड, जितने भी आप हेड्स पढ़ेंगे, अभी आप हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ेंगे, आप PGP भी पढ़ेंगे, कैपिटल गेन पढ़ेंगे, और जो अदर सोर्स में इसको जो पहला है सेक्शन होता है उसको चार्जिंग सेक्शन ही बोलते हैं। ओके, सो रिमेंबर दैट। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सैलरी क्या होता है। बेसिकली इनकम फ्रॉम दी सैलरी जो है उसमें किस सैलरी को, कौन सी सैलरी, किस एम्प्लॉय की सैलरी को इंक्लूड किया जाता है। बेसिकली उन सैलरी को इंक्लूड किया जाता है, उस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन को इंक्लूड इसमें किया जाता है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। मतलब एक मास्टर जो है वो अपने सर्वेंट को जो पे करता है क्या करता है, जो अपने आपका सर्वेंट होता है वो आपको सर्विस रैंडम करता है, आपको सर्विस देता है, और उसी में आपका मास्टर जो होता है वो आपको क्या करता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पे करता है, उसको हम लोग बेसिकली सैलरी बोलते हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सैलरी। सो सैलरी के लिए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, सो देखिए, एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर द हेड्स सैलरी ओनली इफ देयर इज अ रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बिटवीन द पेयर एंड पे के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप। जब आपका एम्प्लॉय क्या करता है, आपको सर्विस फिक्स अमाउंट ऑफ अ कंसिडरेशन एम्प्लॉय को देता है फॉर देयर सर्विस, आपका एम्प्लॉय जो होता है वो सर्विस रैंडम करता है अपने एम्प्लॉय को, उसी में एम्प्लॉय क्या करता है, एक फिक्स्ड सैलरी आपको पे करता है। दैट कम्स अंडर द सैलरी हेड में, वही उसी को डिफाइन किया गया है सैलरी, उसी को बेसिकली हम लोग सैलरी बोलते हैं। ओके, सो द रिलेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज़ दैट अ मास्टर ऑफ सर्वेंट का एक रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉय आपको पता चल गया है, एम्प्लॉय एक मास्टर होता है जो आपको डायरेक्शन, हु गिव्स द डायरेक्शंस एंड हु कंट्रोल द परफॉर्मेंसेज ऑफ हिज एम्प्लॉय। मतलब आपके मास्टर होता है जो आपको डायरेक्ट करता है, अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, उसको आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, आपको कंट्रोल करता है, आपको
आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आपको इस डायरेक्शन में इस तरह से काम करना है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए एम्प्लॉय। उसको हम लोग एम्प्लॉय कहते हैं, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो क्या करता है, फॉलो करता है इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज मास्टर। अपने मास्टर के इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं, उनके जो गाइड्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करके वो क्या करता है, अपना परफॉर्मेंस, अपना काम को क्या करता है, कंटिन्यू करता है, आगे करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय बोलते हैं। ओके, नाउ देयर इज़ अ टू कंसेप्ट। आपके दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड सेकेंड वन इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है। ओके, जब आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में आप जो आपको कंसिडरेशन मिलता है उसको क्या कहते हैं, और जो आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में भी आपको कंसिडरेशन मिलता है, बट वो सैलरी में आता है कि नहीं, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको देखना होता है। सो देखिए, इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपका कॉलेज है, कॉलेज में जो भी आपके मेंबर्स होंगे, जो हेड्स होंगे, वो एम्प्लॉयर होंगे, ठीक है, और वहाँ पे जो भी लेक्चरार होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, वो आपके क्या होंगे, एम्प्लॉय होंगे। यहाँ पे जो आपके लेक्चरार होंगे और प्रोफेसर होंगे, वो अपनी जो सर्विस रैंडम कर रहे होंगे, कॉलेज के जो हेड्स होंगे एम्प्लॉयर को अपने, उसके बदले में जो एम्प्लॉय होंगे, जो कॉलेज के हेड होंगे, वो उनको क्या देंगे, फिक्स अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन देंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं। ओके, बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या होता है कि आपकी कोई अदर, आपकी यूनिवर्सिटी, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि आप किसी कॉलेज के प्रोफेसर और लेक्चरार हैं, ठीक है, आपको क्या हो कि यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आए कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, आप मेरा पेपर सेट कर दीजिए, मेरी यूनिवर्सिटी के लिए पेपर सेट कर दीजिए। तो उस केस में जो आपके लेक्चरार होंगे और जो प्रोफेसर होंगे, वो काम करेंगे यूनिवर्सिटी के लिए, और उनको जो फिक्स, उनको क्या मिलेगा, जो कंसिडरेशन मिलेगा, वो फिक्स अमाउंट ऑफ अ कंसिडरेशन। वो जो काम करेंगे वो एक कंसिडरेशन के लिए करेंगे, वो जितना पैसा चाहते होंगे, जो भी कंसिडरेशन उनकी डिज़ायर होगी, वो उनको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो आपके लेक्चरार और प्रोफेसर है, वो तो कॉलेज के एक, आपके समझिए एक कॉलेज है, उसके बताए वो एम्प्लॉय हैं, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय वो नहीं है, वो सिर्फ एक फिक्स अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए काम कर रहे हैं। ओके, सो उनको जो पैसा मिलेगा वो किसमें आपके टैक्सेबल होगा, वो बेसिकली आपके टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज के अंदर, उनको टैक्सेबल किया जाएगा। ओके, और जो आपके कॉलेज वाले, जो आपके कॉलेज, जो आपका एम्प्लॉयर आपके एम्प्लॉय को जो देगा, वो किस में टैक्सेबल होगा, वो इनकम फ्रॉम दी सैलरी हेड में होगा। ओके, सो ये बेसिकली डिफरेंस होता है इन दोनों में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में। ओके, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है कि फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशन देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए। एम्प्लॉय इज़ बाउंड टू वर्क फॉर हिज एम्प्लॉय। बेसिकली इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में क्या होता है, एम्प्लॉय जो होता है वो बाउंडेड होता है, उसको अपने एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो बाउंडेड नहीं होता है कि वो काम करे, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अ पर्सन ऑफर हिज सर्विस टू एनीवन हु इज़ विलिंग, जो विलिंग कर रहा है, टू पे हिज चार्जेस, जो उसके जो चार्जेस हैं उसको पे करने की, मतलब पे करेगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन वहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। नाउ अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और किसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो अब देखिए, जो भी आपके मेंबर्स हो गए पार्लियामेंट के, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, ठीक है, एमपी एंड एमएलए को जो भी सैलरी मिलती है, बेसिकली वो आपकी क्या होती है, टैक्सेबल नहीं होती है, सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो एमएलए और आपके जो गवर्नमेंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है, वो बेसिकली क्या होता है, आपके एमएलए, मतलब आपके एमएलए
एमएलए और जो गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं होता है। इसलिए जो इनको सैलरी मिलती है, आपके एमएलए और एमपी को जो भी सैलरी मिलती है वो क्या होती है, आपके अदर सोर्सेज में क्या होती है, टैक्सेबल होती है, नॉट अंडर दी इनकम फ्रॉम दी सैलरी हेड में नहीं टैक्सेबल होती। सो देखिए, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट के। देयरफॉर एनी सैलरी अलाउंसेस, कोई सैलरी हो गई, कुछ भी अलाउंसेस हो गया, आर नॉट डिडक्टेबल अंडर दी हेड्स ऑफ सैलरी के अंदर क्या होते हैं, कोई भी डिडक्शन मिली, कोई भी सैलरी मिली, कोई भी अलाउंसेस उनको मिले जो एमएलए और एमपी को मिलते हैं, वो अलाउंसेस क्या होंगे, इसमें इनकम सैलरी में हेड में क्या होंगे, डिडक्शन उसका नहीं मिलेगा। ये टैक्सेबल अंडर दी किसके अंडर होंगे, बेसिकली आपके अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होते हैं। ओके, बट जो आपकी सैलरी रिसीव बाय द मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट, जो आपकी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, ये जो आपकी मिनिस्ट्रीज़ जितनी भी हैं आपकी, वो बेसिकली उनको जो सैलरीज आपकी मिनिस्ट्रीज़ को जो सैलरीज रिसीव होती है, मिनिस्टर्स जो मिनिस्ट्री में मिनिस्टर्स होते हैं उनको जो सैलरीज रिसीव होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिकली वो टैक्सेबल होती है, अंडर दी सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपके गवर्नमेंट और आपके मिनिस्टर्स का क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ओके, सो सैलरी रिसीव बाय द मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट आर टैक्सेबल अंडर दी सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। बट जितने भी आपके पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स में जो पार्टनर्स होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो बेसिकली क्या होती है, जो भी आपके एम्प्लॉय के बीच में जो भी सैलरीज देते हैं आपके जो पार्टनर्स, अपने पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो अपने पार्टनर्स को जो सैलरी देती है वो टैक्सेबल नहीं होती है अंडर द सैलरी हेड। क्यों? क्योंकि वो जो होता है वो प्रॉफिट एंड गेन, आपका जो भी पार्टनरशिप फर्म होता है वो प्रॉफिट एंड गेन के लिए होता है। सो इसकी जो सैलरी होती है वो आपकी पीजीपीपी के हेड के अंदर काउंट होती है, आपकी सैलरी हेड के अंदर नहीं। इसमें ना ही डिडक्शन मिलता है, ना ही आपको अलाउंसेस की कोई छूट मिलती है, वो आपको पीजीपीपी के हेड में ही मिलती है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन से मिलती है। ओके, सो देखिए, पार्टनर्स आर नॉट एम्प्लॉय नहीं होते हैं ऑफ द बिजनेस फर्म के। Therefore, any salary, commission, bonus, remuneration, etc. received by the partners are not taxable under the head of salary. It is taxable under the PGPP के हेड के अंदर क्या होता है, देखिए PGPP के हेड के अंदर क्या होता है, वो टैक्सेबल होता है। ओके, अब आपकी होगी कि डायरेक्टर्स सिटिंग फीस आर टैक्सेबल। जो भी आपके डायरेक्टर्स होते हैं, मीटिंग, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जो सिटिंग फीस होती है वो भी क्या होती है, बेसिकली आपकी टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ये भी टैक्सेबल अंडर दी अदर सोर्सेज में क्या होती हैं, वो टैक्सेबल होती हैं। ओके, देन देयर इज अ नेक्स्ट आपका जैसे रेम्यूनेशन, जो भी आपका रेम्यूनेशन आपका रिसीव होता है बाय द जज, आपके जजेस जो होते हैं वो चाहे हाई कोर्ट के हों, चाहे वो आपके सुप्रीम कोर्ट के हों, तो इन सारे जजेस को जो भी सैलरी रिसीव होती है वो बेसिकली क्या होती है, आपकी सैलरी हेड के अंदर क्या होती है, इंक्लूड होती है। अब आता है सिलेंडर ऑफ सैलरी। बेसिकली अब ये एक टर्म है सिलेंडर ऑफ सैलरी। सिलेंडर ऑफ सैलरी मतलब क्या होता है कि अपनी इच्छा से अपनी सैलरी को क्या कर देना, गवर्नमेंट को सिलेंडर कर देना। दैट इज कॉल्ड एज अ सिलेंडर ऑफ अ सर्विस, सिलेंडर ऑफ अ सैलरी। सो देखिए, एनी सैलरी सिलेंडर बाय द एम्प्लॉय, कोई भी अपनी सैलरी, अपना कोई अगर एम्प्लॉय है अपनी सैलरी को क्या कर रहा है, अपनी सैलरी को वॉलंटरी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा से गवर्नमेंट को क्या कर देता है, दे देता है, तो उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर ऑफ अ सैलरी बाय द एम्प्लॉय टू द गवर्नमेंट, वॉलंटरी सिलेंडर कर देना। सो उस केस में क्या होता है कि जब आप अपनी सैलरी को सिलेंडर कर देते हैं तो वो क्या होती है, जो आपकी टैक्सेबल इनकम आती है, जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आती है जब कंप्यूट होती है, तो उसमें आपकी सिलेंडर सैलरी क्या होती है, इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि वो अपने क्या कर दी है, गवर्नमेंट को क्या कर दी है, अपनी वॉलंटरी सिलेंडर कर दी, मतलब गवर्नमेंट को आपने दे दी है। सो सिलेंडर ऑफ अ सैलरी, एनी सैलरी सिलेंडर बाय द एम्प्लॉय to the central government under a voluntary cylinder of a salaries will not be included while computing his total
टैक्सेबल इनकम, जो आपकी टैक्सेबल इनकम जब कंप्यूट की जाएगी तो उसमें क्या होगा कि आपकी वॉलंटरी सैलरी जो होगी वो इंक्लूड, आपकी सिलेंडर सैलरी जो होगी वो इंक्लूड नहीं होगी। ओके, देन देयर इज द नेक्स्ट कंसेप्ट इज अ प्लेस ऑफ अक्रूवल। प्लेस ऑफ अक्रूवल क्या होता है? बेसिकली आपका सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ द इनकम टैक्स 1961। इसमें क्या होता है कि देखिए, प्लेस ऑफ अक्रूवल मतलब प्लेस ऑफ अक्रूवल वो प्लेस होती है जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को क्या करते हैं, रैंडम करते हैं, जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को क्या करते हैं, देते हैं, जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को रैंडम कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, उस प्लेस को हम लोग प्लेस ऑफ अक्रूवल बोलते हैं। ओके, जैसे सैलरी इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया इफ़ द सेम इज पेबल फॉर द सर्विस रैंडम इन इंडिया। ओके, फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं। ओके, आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया ही में ही आपने क्या की है, अपनी सर्विस रैंडम की है, बट आफ्टर द रिटायरमेंट के बाद आप क्या करते हैं, फॉरेन में सेटल हो जाते हैं। ओके, और आप फॉरेन में सेटल होने के बाद जो आपको पेंशन रिसीव हो रही होगी, क्योंकि आपने अपनी सर्विस तो आपने रैंडम की है, आफ्टर द रिटायरमेंट वी ऑल नो दैट वी गेट द पेंशन, और जो भी आपको अलाउंसेस मिल रहे होंगे आफ्टर द रिटायरमेंट के बाद, तो वो आपको क्या हो रहेंगे, वो आप फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए तो वहाँ पे आपको पेंशन रिसीव हो रही होगी, सैलरी रिसीव हो रही होगी। सो इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि वो जो सैलरी इनको फॉरेन में रिसीव हो रही है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी? वो बेसिकली टैक्सेबल कहाँ होगी? वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। किसके अंडर? अंडर द हेड ऑफ सैलरी हेड के अंदर ही टैक्सेबल आपकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी अंडर द सैलरी हेड में। ओके, सो दैट पेंशन विल बी टैक्सेबल अंडर दी सैलरी हेड के अंदर ही टैक्सेबल होगी, बिकॉज सर्विस ऑफ द रिटायर्ड पर्सन रैंडम इन इंडिया बट रिसीव पेंशन इन अ फॉरेन अकाउंट, पेंशन विल बी टैक्सेबल इन इंडिया ड्यू टू द प्लेस ऑफ अक्रूवल। ये ऐसा क्यों होता है कि वो जो आपके फॉरेन कंट्री में रिसीव, आपके फॉरेन अकाउंट में रिसीव हो रही है पेंशन, तो वहाँ पे टैक्सेबल होनी चाहिए, बट नहीं, ये यहाँ आपके इनकम टैक्स का एक कंसेप्ट है कि प्लेस ऑफ अक्रूवल, मतलब प्लेस ऑफ अक्रूवल का यही मतलब होता है कि आपने कहाँ पे सर्विस अपनी दी है, जहाँ पे आपने सर्विस दी होगी वहीं पे क्या होगी, आपकी जो इनकम होगी, जो भी आपकी सैलरी होगी, सैलरी में आप बेसिकली आपका पेंशन भी इंक्लूड होता है। भी सैलरी की डेफिनेशन आपके सेक्शन 17 में डिफ़ाइन की गई है, उसमें मैं आपको सारी सैलरी में बताऊंगी कि क्या क्या इंक्लूड होता है। ओके, सो सैलरी जो आपकी पेंशन रिसीव हुई है वो तो आपकी क्या हो रही है, वो टैक्सेबल होगी, इंडिया में ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ अक्रूवल के कंसेप्ट की वजह से। ओके, देन एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। एक एक्सेप्शन ये है कि आप अगर सैलरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को पे कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है जो कि सिटीज़न है, मतलब आपके देश का ही नागरिक है, और वो फॉरेन कंट्री में जाके काम करता है। बेसिकली आपको पता है कि हम लोग की इंडिया की बहुत सारी लैब्स हो गई, रिसर्च सेंटर्स हो गए, वो बेसिकली आपके फॉरेन में सेटल है, फॉरेन में सेटअप है। सो वहाँ पे क्या किया जाता है, अपने इंडियन एम्प्लॉय, मतलब जो सिटीज़न ऑफ इंडिया का है, जो सिटीज़न है इंडिया का, उसी को वहाँ पे फॉरेन में भेज के क्या किया जाता है, वहाँ पे भेज दिया जाता है, और उसको गवर्नमेंट क्या करती है, सैलरी जो पे करती है, उस केस में क्या हो जाता है कि वो फॉरेन में रह के अपनी सर्विस रैंडम कर रहा है, बट जो सैलरी रिसीव हो रही है, जो पेड कर रही है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पे कर रही है। ओके, उस केस में ये होता है कि उसको हम लोग कह देते हैं डीम टू बी अक्रूवल और अराइज इन इंडिया। ओके, सो ये बेसिकली प्लेस ऑफ अक्रूवल का एक एक्सेप्शन है। ओके, सो देखिए, सैलरी पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ जो कि आपका सिटीज़न ऑफ इंडिया, फॉर द सर्विस रैंडम आउटसाइड द इंडिया, जो कि अपनी सर्विस आउटसाइड द इंडिया में क्या कर रहा है, रैंडम कर रहा है, इज़ डीम टू बी अक्रूवल, उसको डीम टू बी अक्रूवल मान लेंगे, और अराइज इन द इंडिया में अराइज हुआ। ओके, अब क्या होता है, नेक्स्ट कंसेप्ट है टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी मतलब आपको परक्यूजिस्ट होता है। बेसिकली टैक्स फ्री सैलरी कुछ भी नहीं होता है, आप बस आपके एम्प्लॉयर को फ्री मिल जाता है, बट उसके जो सैलरी जो होती है, जो भी टैक्सेबल होती है, वो गवर्नमेंट किससे ले लेती है, आपके एम्प्लॉयर से ही पे करवा लेती है। ओके, सो when the employer receive tax free salary from his employer से अपने tax free salary receive करती employer, it's mean, इसका मतलब है that the employer himself pay the tax
विच इज़ ड्यू ऑन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। बेसिकली जो आपका एम्प्लॉय होता है वही क्या कर देता है, जो आपकी एम्प्लॉय होता है उसकी जो भी सैलरी पे जो भी ड्यू होता है अमाउंट, वो क्या कर देता है, एम्प्लॉय ही पे कर देता है। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स फ्री सैलरी। ओके, नाउ आपको मैंने बताया था कि आपके जो इनकम सैलरी के हेड हैं वो आपके सेक्शन 15 टू 17 डिफाइन किए गए हैं। आपको जो पहला सेक्शन है, सेक्शन 15 जो है आपका, सेक्शन 15 वो आपका कहलाता है चार्जिंग सेक्शन। ओके, एंड जो आपका नेक्स्ट आपका है जो सेक्शन 16 है वो आपको बेसिकली बताता है डिडक्शंस के डिडक्शंस, क्या क्या सैलरी पे आपको डिडक्शंस मिलती हैं, गवर्नमेंट क्या क्या सैलरी पे डिडक्शंस देती है, वो सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है। एंड लास्ट सेक्शन जो है आपका सेक्शन 17, उसमें बेसिकली आपको डिफ़ाइन किया गया है सैलरी की डेफिनेशन, कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, परक्यूजिस्ट क्या होते हैं, ये सैलरी आपके सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। ओके, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी चार्जिंग सेक्शन के बारे में। ओके, सो चार्जिंग सेक्शन को आपको पता चल गया है, सेक्शन याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस में एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ओके, चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं आपके सेक्शन 15 को। सैलरी इज टैक्सेबल, बेसिकली जो आपकी सैलरी होती है वो दो बेसिस पे टैक्सेबल होती है, एक होती है आपकी ड्यू बेसिस या फिर आपका रिसिप्ट बेसिस। जो भी इसमें से आपको अर्लियर पहले होगा, जो भी इन दोनों में से पहले होगा, उस पर क्या हो जाती है, बेसिकली आपकी सैलरी क्या होती है, टैक्सेबल हो जाती है। ओके, ड्यू मतलब आपको नॉर्मली पता है कि आपकी जो सैलरी होती है वो 1 अप्रैल को ही क्या हो जाती है, ड्यू हो जाती है। बट एक्चुअली आपको जो रिसीव होती है आपकी सैलरी, रिसिप्ट आपको जो मिलती है सैलरी की रिसीव जो होती है, वो बेसिकली फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ के बाद ही, मतलब 1 to 10 डे के बीच में ही मिलती है। ओके, सो इसमें कहते हैं कि सैलरी जो होती है वो टैक्सेबल तभी से टैक्सेबल हो जाती है, चाहे वो ड्यू पहले हो या रिसिप्ट पहले हो, चाहे ड्यू हो गई हो पहले या फिर उसको रिसीव हो गई हो पहले, जो भी इन दोनों में से पहले होगा उसी के बेसिस पे क्या होगी, सैलरी टैक्सेबल होती है। ओके, अब आता है आपका एरियर्स ऑफ सैलरी। बेसिकली एरियर्स ऑफ सैलरी मतलब एरियर मतलब होता है डेब्ट, मतलब आपका बकाया, जो आपकी बकाया पैसा होता है, जो बचा हुआ पैसा होता है, सैलरी होती है। जो आपकी एरियर्स ऑफ सैलरी होती है वो ऑलवेज टैक्सेबल ऑन अ रिसिप्ट बेसिस। जो आपकी एरियर्स ऑफ सैलरीज होती हैं, जो आपका बकाया सैलरी होती है, जो आपको मिली नहीं होती है, वो बेसिकली जब भी आपको मिलती है उसी डेट पे क्या होती है, वो टैक्सेबल उसी दिन से होती है। ओके, सो उसको हम लोग वो जो जब भी टैक्सेबल होगी वो कब होगी, वो रिसिप्ट बेसिस पे ही क्या होती है, टैक्सेबल होती है, जब आपको रिसीव हो रही होगी आपके एरियर्स ऑफ सैलरी। ओके, if a salary is payable on a monthly basis, it is normally become due at the end of the month, मतलब at the end of the month पे के बाद क्या हो जाती है, वो ड्यू हो जाती है, although it is paid in the next month, और वो क्या होती है, बेसिकली आपके नेक्स्ट मंथ में ही पे होती है। ओके, in this case it will be a taxable on a due basis because due is earlier than a receipt। बेसिकली आपका जो ड्यू होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो आपकी ड्यू हो जाती है वो सैलरी क्या हो जाती है, एट द एंड ऑफ द मंथ के एंड पे ही क्या हो जाती है, वो आपकी सैलरी जो होती है वो ड्यू हो जाती है, और जो पेड होती है वो नेक्स्ट मंथ में ही पे होती है। सो इसके अकॉर्डिंग, इस केस के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो सैलरी होती है वो आपके ड्यू बेसिस पे ही क्या होती है, टैक्सेबल होती है। ओके, रिसिप्ट बेसिस पे नहीं, क्योंकि ड्यू जो होता है वो आपका क्या होता है, पहले हो जाता है। ओके, और आपके नेक्स्ट है आपके सेक्शंस हैं, वो आपके सेक्शंस है डिडक्शंस के सेक्शन, और सेक्शन आपके हैं सैलरी के। बेसिकली आपको सैलरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो आपकी सैलरी होती है उसमें से आप क्या करते हैं, डिडक्शंस माइनस कर देते हैं, तो इनकम अंडर सैलरी आपको क्या करते हैं, मिल जाता है। आपकी सैलरी जो आपके डेफिनेशन ऑफ द सैलरी जो दी गई है वो सेक्शन 17 में डिफ़ाइन की गई, और जो आपको डिडक्शंस मिलते हैं वो सेक्शन 16 में डिफ़ाइन किए गए हैं। ओके, सो ये जो आपके दो सेक्शंस हैं वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।